एनसीईआरटी क्लास 8, ठीक है। मुख्यतः फिजिक्स है, फिजिक्स और केमिस्ट्री देखेंगे। 8 क्लास का पहले बायो हम लोग खत्म कर चुके थे, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से लंबाई का मात्रक कौन सा है बताइए। मीटर है, फुट है, ए और बी दोनों है, या फिर उपयुक्त में मीटर। से कोई नहीं है, बताइए। बिल्कुल ठीक है। मीटर। लंबाई का मात्रक क्या होगा? दोनों नहीं, लंबाई का मात्रक क्या होगा? मीटर होगा, ठीक है। इसका सोल्यूशन क्या है? तो समस्त संसार के वैज्ञानिकों द्वारा एक समान मापन के लिए मानक मात्रकों के एक सेट को स्वीकार किया गया है, ठीक है। आजकल जिस ठीक है मानक मात्रक प्रणाली का उपयोग हो रहा है उसे अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली या फिर एसआई कहते हैं, ठीक है। ध्यान में रखेंगे उसको, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? इसको निम्नलिखित युग्म पे आपको विचार करना है। वाहन की बात करेंगे तो सरल रेखीय गति होता है, पंखा आवर्ती गति होती है, झूला वर्तुल गति होती है, जिसको सर्कुलर मोशन कहते हैं। बताइए इनमें से कौन सा सही सुमेलित है? सिर्फ एक झूला बात पंखा। नहीं। बिल्कुल, केवल एक आपका इसमें से सही है, क्योंकि वाहनों की गति की बात करेंगे तो वाहनों की गति सरल रेखीय गति का उदाहरण है। कौन सा उदाहरण है? वाहनों की गति की बात करेंगे तो सरल रेखीय गति का उदाहरण ये आपका सही है, ठीक है। जबकि वस्तुएं सरल रेखा के अनुदिश गति करती है तो ऐसी गति सरल रेखीय गति कहलाती है, ठीक है। जब कोई वस्तु इस प्रकार की गति करती है तो उस वस्तु की किसी नियत बिंदु की दूरी समान रहती है, इस प्रकार गति की वर्तुल गति कहलाती है। अब बात करेंगे, पंखा हो गया, घड़ी हो गया, सुई, कुम्हार के चाक आदि गति कौन सी गति के उदाहरण है? तो वर्तुल गति के उदाहरण है। कौन सा गति का उदाहरण? तो वर्तुल गति का उदाहरण, ठीक है। ध्यान में कौन कौन है? तो पंखा, घड़ी की सुई, ठीक है, कुम्हार के चाक आदि की गति कौन सी गति का उदाहरण है? वर्तुल गति के उदाहरण है। ये आपको ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे आवर्ती गति दे दिया हुआ वो गलत है। तो झूला कौन सा गति का एग्जाम्पल हो जाएगा? झूला, झूला जो हो जाएगा आपका आवर्ती गति होगा, ठीक है। तो झूला आपका आवर्ती गति होगा और पंखा जो होगा आपका कौन सा होगा? वर्तुल गति होगा, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे चलेंगे, 3 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 1790 में फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की जिसे मीटर पद्धति कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा। 1 मीटर को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है जिसे सेंटीमीटर कहते हैं। 1 मीटर में 20 मिलीमीटर होते हैं। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बताइए। 1 सेंटीमीटर में 20 मिलीमीटर है, गलत है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 10। बिल्कुल 10 होते हैं, ठीक है। ध्यान में रखिएगा। बात करेंगे 1 मिलीमीटर में 10 सेंटीमीटर और बाकी 100 बराबर भागों में बांटते हैं 1 मीटर को, जिसे सेंटीमीटर कहते हैं। सही है। 1790 में फ्रांसीसियों ने मापन की एक, ठीक है, मानक प्रणाली की रचना की जिसे मतलब क्या बोलते हैं? मीटर पद्धति कहते हैं, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। फ्रांसीसी वाला याद रखिए, बाकी तो आपको जानकारी है। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 11। इसमें से क्या है? निम्नलिखित पे आपको विचार करना है। अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन, ठीक है। दर्पण में प्रतिबिंब बनने के लिए उपयुक्त में से कौन सी घटना आवश्यक है? बताइए कौन सी घटना आवश्यक है दर्पण में प्रतिबिंब बनने के लिए? देखिए, केवल दो वाला घटना जो है परावर्तन आपको जरूरी है, ठीक है। अपवर्तन और विवर्तन की आवश्यकता नहीं होती है दर्पण में प्रतिबिंब बनने के लिए, ठीक है। दर्पण में प्रतिबिंब बनना प्रकाश के परावर्तन के कारण होता है। सिंपल सा प्रश्न पूछेगा, दर्पण में प्रतिबिंब बनना, ठीक है, किसके कारण होगा? तो क्या बताएंगे? प्रकाश के परावर्तन के कारण होगा, ठीक है। ध्यान में इसको रखिए, किसके कारण होगा? तो प्रकाश के परावर्तन के कारण होगा, ठीक है। आप चलते, व्यक्ति वस्तुओं को देख सकता है जब वस्तु पे प्रकाश पड़े, ठीक है। जब व्यक्ति की आंखों पे प्रकाश पड़े, जब प्रकाश वस्तु पे पड़े और आंखों की तरफ आए, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा बताइए? व्यक्ति कब देख सकता है? व्यक्ति वस्तुओं को कब देख सकता है? बताइए। बिल्कुल ठीक है, जब प्रकाश वस्तु पे पड़े और आंखों की तरफ आए, ठीक है। इस कंडीशन में व्यक्ति जो है सो मतलब क्या हो सकता है? देख सकता है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, जब प्रकाश वस्तु पे पड़े और आंखों की तरफ आए, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में व्यक्ति जो है क्या हो सकता है? देख सकता है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, क्योंकि जब बात करेंगे वस्तु पे जब प्रकाश पड़ता है वो आपके आंखों की तरफ आता है, तभी मतलब क्या होता है? प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। 3 नंबर प्रश्न क्या कहता है, जरा इसको समझिएगा। निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन की चयन करना है आपको, ठीक है। पहला ऑप्शन कह रहा है, जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो उस वस्तु की छाया नहीं बनती है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है, दर्पण परावर्तन से हमें स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तीसरा ऑप्शन है, प्रभासी वस्तुएं प्रकाश के कुछ भाग को ही अपने में से होकर जाने देती है। और चौथा ऑप्शन है, प्रतिबिंब छाओं से अधिक मतलब भिन्न होते हैं। बताना इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा कथन मतलब सत्य है? तो बताइए कौन सा कथन सत्य हो जाएगा?
तो केवल पहला वाला ऑप्शन बोला नंबर, था पहला वाला पारदर्शी। बिल्कुल ठीक है। तीनों के तूने स्टेटमेंट क्या है सही है, पहला वाला स्टेटमेंट क्या है गलत है। जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो उसे वस्तु की मतलब छाया नहीं बनती है, मतलब छाया बन जाती है। क्या होती है? छाया बन जाती है। ठीक है, ध्यान में, यहाँ पर नहीं लगाकर मतलब क्या कर दिया, इसको गलत कर दिया। बाकी दर्पण परावर्तन से हमें स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होता है, बिल्कुल ऊपर भी हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे प्रभासी वस्तुएं प्रकाश के कुछ भाग से ही अपने में से होकर जाने देती है, ये भी सही है। प्रभासी वस्तुएं कुछ भाग को अपने में से जाने देती है। इसका एग्जांपल क्या, आप एक कागज ले ले, व्हाइट पेपर ले ले, उस पर क्या कर दे, तो ऑयल लगा दे, ठीक है, तेल लगा दे, ठीक है, तो क्या होगा, वो मतलब जाएगा तो उधर मतलब जाएगा, लेकिन पूरी तरीके से नहीं जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। प्रतिबिंब छाओं से मतलब अत्यधिक भिन्न होते हैं, ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। बाकी ऊपर वाला स्टेटमेंट वो क्या है, सर आपका गलत धुंधला है। हो जाता है, उसमें तेल हाँ, लगाने के धुंधला बाद हो ऐसा जाता दिखता है, है ना। उसको ट्रांसुकुलेंट कहते हैं ना इंग्लिश में। यस सर। एक ट्रांसुकुलेंट होता है, एक ट्रांसपेरेंट होता है, पेज ओपाक्यू नंबर होता है। कितना ठीक है, है? पेज नंबर 10। अब आगे चलते हैं। ठीक है, 12 नंबर चैप्टर। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। विद्युत सेल उसमें उच्च संचित रासायनिक पदार्थों, विद्युत सेल उसमें संचित रासायनिक पदार्थों से, ठीक है, विद्युत उत्पन्न करता है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन कह रहा है विद्युत सेल, दूसरा ऑप्शन कह रहा है विद्युत सेल के एक सिरा धनात्मक तथा दूसरा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन कह रहा है विद्युत स्विच का उपयोग विद्युत धारा के प्रभाव को रोकने या प्रारंभ करने के लिए किया जाता है। आपको बताना है सब तो इनमें सही से है। कौन सा कथन मतलब सही है। ठीक है, तो सारे के सारे स्टेटमेंट आपको सही है, ध्यान में आपको रखना है। बात करेंगे विद्युत सेल में, उसमें रासायनिक पदार्थों से विद्युत उत्पन्न होती है। ठीक है, तो विद्युत सेल में तो क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा तो होता ही है, पता ही आपको, रासायनिक ऊर्जा संचित होता है। आप देखेंगे विद्युत सेल के एक सिरा धनात्मक तथा दूसरा ऋणात्मक होता है, बिल्कुल, एक ऋणात्मक होता है, एक धनात्मक होता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। विद्युत स्विच का उपयोग विद्युत धारा का प्रभाव को रोकने या प्रारंभ करने के लिए किया जाता है, बिल्कुल, स्विच हम लोग ऑन ऑफ करते क्या होता है, ऑफ करते बंद हो जाता है उसका, विद्युत धारा ऑन करते तो शुरू हो जाता था। तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। 8 क्लास का क्वेश्चन है ये। ठीक है, उपयुक्त तीनों कथन क्या है, सही है। विद्युत सेल में विद्युत उसमें संचित रासायनिक पदार्थों के कारण उत्पन्न होती है। इस सेल का एक सिरा धनात्मक जबकि दूसरा सिरा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। स्विच का एक सरल विक्ति है जो कि विद्युत धारा के प्रभाव को रोकने या प्रारंभ करने के लिए परिपथ को तोड़ने अथवा जोड़ने का मतलब कार्य करती है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है चैप्टर में, ठीक है, थर्मोकॉल, ठीक है, वायु, मानव शरीर, एल्युमिनियम की पत्ती, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विद्युत चालक का एक उदाहरण है। तो थर्मोकोल तो आपका नहीं होगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। वायु की बात करेंगे तो वो भी आपका नहीं होता, लेकिन मानव का शरीर, ठीक है, एल्युमिनियम की पत्ती क्या होता है, विद्युत का मतलब क्या होता है, विद्युत चालक का एक मतलब उदाहरण है। इसी वजह से आपको करंट भी लग जाता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिए, क्योंकि जमीन से अर्थ मिलता है, बॉडी में आराम से करंट आ जाती है। ठीक है, जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रभावित होती है उसे मतलब विद्युत चालक, तथा जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती उसे मतलब विद्युत रोधक कहलाते हैं। थर्माकोल और वायु विद्युत रोधक है, जबकि एल्युमिनियम की पत्ती, ठीक है, विद्युत चालक है। मानव शरीर में विद्युत चालक, अच्छा विद्युत चालक है, ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए इसको, 8 क्लास का ही प्रश्न है, लेकिन लेवल इसके कितने अच्छे हैं। विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक से संबंधित कथन आपको चुनने हैं। विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक से संबंधित कथन आपको चुनने हैं। जो पदार्थ विद्युत धारा का प्रभाव होने देते हैं वो मतलब विद्युत चालक कहलाते हैं। जो पदार्थ विद्युत धारा को प्रभाव होने देते, मतलब प्रवाह होने देते, विद्युत चालक कहलाते हैं। जो पदार्थ विद्युत धारा का प्रवाह मंद कर देते विद्युत रोधक कहलाते हैं। ठीक है, जिस सही पदार्थ है में ये विद्युत धारा, स्टेटमेंट। बिल्कुल ठीक है, वो तो सही है। जिस पदार्थ में विद्युत धारा का प्रभाव होता है उसे विद्युत चालक, तथा जिस पदार्थ में विद्युत धारा का प्रभाव नहीं होता उसके विद्युत रोधक कहते हैं, ये भी सही है। यस सर। जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती उसे विद्युत चालक, ये वाला गलत हो जाएगा। जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे विद्युत रोधक, तो गलत हो जाएगा ना, ऊपर नीचे कर दिया। बाकी यस पहला सर। वाला स्टेटमेंट और दूसरा वाला स्टेटमेंट क्या है, सही है, इसलिए तीसरा का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो तीसरा का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसको जरा आप लोग क्या करें, ख्याल रखें। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे, ठीक है, देखेंगे यहाँ पे क्या है, जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे विद्युत चालक कहलाते हैं। जिन पदार्थों से विद्युत धारा मतलब प्रवाहित नहीं हो सकती उसे विद्युत मतलब क्या कहते हैं, रोधक कहते हैं। इसको जरा आपको क्या रखने हैं, ध्यान में रखने हैं। विद्युत बल्ब में क्या होता है, तो विद्युत बल्ब में आपको ध्यान में रखिएगा फिलामेंट होता है। क्या होता है, फिलामेंट होता है। ठीक है, फिलामेंट किसका बना होता है, फिलामेंट।
टंगस्टन। बिल्कुल, वेरी गुड, ठीक है, टंगस्टन का बना होता है, इससे आप लोग क्या रखें, ख्याल रखें, ठीक है। विद्युत बल्ब में एक फिलामेंट होता है जो इन टर्मिनलों से जुड़ा होता है। विद्युत धारा प्रवाहित होने पर यह फिलामेंट दीप्त हो जाता है, ठीक है। आप लोग देखेंगे बचपन में फिलामेंट जब टूट जाता था हम लोग उसको जोड़ने का बहुत सारा कोशिश करते हैं, कभी कभी सफलता मिलती है, कभी कभी सफलता नहीं भी मिलती है, ठीक है। जोड़े हुए कभी आप कभी लोग सर, जबरदस्ती उसको जोड़ने का। यस सर, जलाए भी है बहुत पहले, वो वाला हाँ रेड ठीक वाला है। बल्ब आता था ना पहले। हाँ तो उसको बहुत ऐसे ऐसे करके हम लोग करते हैं, तो वही फिलामेंट होता था, ठीक है। उसमें क्या होता है, जहां न्यूयॉर्क में मतलब गैस भी बहुत, भरा जाता है। हाँ गैस में भी होता है, ठीक है, लेकिन आर्गन गैस और में वाला। आर्गन और नाइट्रोजन। हम्म, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 5 नंबर प्रश्न क्या है, जरा इसको समझिए। बंद, ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। बंद विद्युत परिपथ में विद्युत धारा विद्युत सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक प्रभावित होती है। स्विच एक जटिल युक्ति है जी। जिसमें विद्युत धारा के प्रभाव को कम या अधिक किया जाता है, ठीक है। उपयुक्त में से कौन सा कथन मतलब सही है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, ये स्विच का ठीक प्रयोग सर। कम या मतलब क्या होता है, बेसी करने के लिए, ज्यादा करने के लिए तो नहीं होता है। विद्युत धारा के नहीं, ऑन ऑफ के लिए होता है। प्रतिरोध को मतलब ऑन ऑफ करने के लिए होता है, ठीक है। कम या ज्यादा करने के लिए नहीं होता, इसलिए स्टेटमेंट एक सही है। बाकी दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। इसका सोल्यूशन क्या है, तो जरा सोल्यूशन में मैं पाठ दे रहा हूँ। स्विच एक सरल युक्ति है जो कि विद्युत धारा का प्रभाव को रोकने या प्रारंभ करने के लिए परिपथ को तोड़ता अथवा पूरा करता है, ठीक है। ना कि मतलब उसको कम या ज्यादा करने के लिए, ठीक है, ध्यान में इसको रखेंगे। चैप्टर नंबर 13 है क्लास 8 का। क्या कह रहा है देखिए, ये आपका एनसीईआरटी का सारा प्रश्न दृष्टि का है। जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं उस चैप्टर को उसी को लिया है, ठीक है, जो कि एग्जाम में बनते हैं। इसका सोल्यूशन बहुत अच्छा दिया हुआ है, तो बीपीएससी के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं इसको सारा को कर जाए। अब बाकी जो आपका चैप्टर बाय चैप्टर जो एनसीईआरटी जो होगा वो आपको 2 अक्टूबर से होगा। एनसीईआरटी के सारा सब्जेक्ट को करवाया जाएगा इसी ग्रुप में फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। किसी भी तरह का क्विज भी आपको दे दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। हालांकि ग्रुप में ज्यादा क्विज तो नहीं चलेगा, लेकिन एनसीईआरटी का क्विज आपको यहीं पे मिलेगा, सेम टू सेम इसी तरह के स्टैंडर्ड प्रश्न बने हुए हैं। 2 तारीख से आपका फाउंडेशन बैच की शुरुआत हो रही है, पता ही आप लोगों को। शेड्यूल वगैरह आप लोग के साथ शेयर कर दिया गया है। फाउंडेशन बैच में क्या क्या रहेगा नहीं रहेगा, चैप्टर बाय चैप्टर आपको कैसे पढ़ कराना नहीं पढ़ कराना है, सब कुछ दे दिया जाएगा। जो भी लोग उसमें जुड़ेंगे कोशिश कीजिएगा आप 70वीं के लिए जो रूटीन में करवा रहा हूँ उसको एक बार आप करके देखिए कितना इंप्रूवमेंट होगा। अगर आपको 70वीं देना, चाहे कोई भी पीसीएस देना है या फिर कोई भी एग्जाम देना है, उसको फॉलो कीजिए, काफी आपके लिए इंप्रूवमेंट होगा। तीसरा चैप्टर, 13वां चैप्टर क्या है, चुंबकों द्वारा मनोरंजन, ठीक है। चुंबकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट जी क्या है, सर। मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है। चुंबक कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है, ऐसे पदार्थों को चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, ठीक है। दो चुंबकों के समान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं जबकि असमान ध्रुवों में परस्पर प्रतिकर्षण होता है। बताना निम्नलिखित में से कौन सा मतलब कथन सही है। 1 2 सर। बिल्कुल बात करेंगे तो एक आधो स्टेटमेंट क्या है आपके सही है, क्योंकि देखेंगे मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नेटाइट, मैग्नेट बोलते हैं ना, ठीक है, तो वो मतलब प्राकृतिक चुंबक है, सही है। जी। चुंबक कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है, ऐसे पदार्थों को चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, ठीक है। जिस पदार्थ को मतलब चुंबक जी। चुंबक जो है आपको क्या करेगा, आकर्षित करेगा, ऐसे पदार्थ को क्या कहेंगे, चुंबकीय पदार्थ कहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। दो चुंबकों को समान रूप एक दूसरे को आकर्षित नहीं करेंगे, ठीक है। समान वाले जो रहेंगे विकर्षित करेंगे। कभी चुंबक में बचपन में आप लोग खेल खेलते हुए एक चुंबक का टुकड़ा आगे रख देते थे, दूसरा यहाँ पर एक पीछे से इसे करते थे, तो आगे वाला अपने अपने आगे भागते जाता था, मतलब उसको फोर्स करता था, ठीक है। तो उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, जी। प्रतिकर्षण कहेंगे, न कि मतलब आकर्षण कहेंगे, ठीक है। जबकि असमान ध्रुव में, ठीक है, प्रतिकर्षण। असमान ध्रुव में, ठीक है, क्या होता था, आकर्षण होता था, और समान ध्रुव में मतलब क्या होता था, प्रतिकर्षण होता था। यहाँ पे दोनों को प्रतिकर्षण, मतलब क्या जी कर सर। दिया है, उल्टा कर दिया है, इसीलिए तीसरा नंबर स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, गलत हो गलत जाएगा। हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे चुंबक को अगर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने के लिए किस दिशा में आपको हमेशा दिखलेगा, तो उत्तर दक्षिण दिशा में, ठीक है। कौन सा दिशा में, नॉर्थ टू साउथ। बिल्कुल नॉर्थ टू साउथ में आपको दिखता है, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कहाँ दिखता है, तो नॉर्थ टू साउथ में दिखता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। आप चलते हैं, दो चुंबकों का समान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं जबकि समान ध्रुव एक दूसरे के परस्पर क्या होते हैं, प्रतिकर्षण होते हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए इसको मिलाइए जरा, चुंबकीय को किसमें मिलाएंगे बताइए। चुंबकीय कोबाल्ट, कोबाल्ट सर। कोबाल्ट। सर बिल्कुल। आंसर को हाइड कर दीजिए सर प्लीज। ठीक है, आंसर को हाइड कर देता हूँ, चलिए सॉरी, ये थोड़ा इसका ना सिस्टम का थोड़ा इशू, ठीक है। मैग्नेस को किसमें मिलाएंगे बताएं, मैग्नेस को
यूनान। प्राकृतिक चुंबक होगा, आपने ऊपर तुरंत पढ़ा था। ठीक है, मैग्नस कहाँ पे होगा, शब्द कहाँ से है, यूनानी शब्द है ये। अचुंबकीय क्या है, मिट्टी है। ठीक है, अब इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो आपका ए का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बी का मतलब मैग्नेस शब्द यूनानी, इसका बहुत कहानी एक सुंदर है। एक चरवाहा था, ठीक है, वो चरवाहा जो हल चढ़ा रहा था, ठीक है, तो उसके जो मतलब उसके जो डंडल जो था, हल चढ़ा नहीं, सॉरी, वो अपने मवेशी को चढ़ा रहा था। तो वहां पे उसके डंडल में मतलब क्या लगा था, लोहा का लगा हुआ था। तो एक जगह पे सडन चिपक जाता है, वो डर जाता है, डरे डरे राजा के पास जाता, बोलता है मतलब वहां पे तो जादू हो रहा है। फिर राजा अपने लोगों को भेजता है, तो पता चलता है ये एक ऐसा पदार्थ है जो कि मतलब लोहा को अपने तरफ मतलब क्या कर सकता है, आकर्षित करता है। यही से मतलब चुंबक की मतलब खोज होती है। घटना कहाँ की थी, यूनान की थी। तो ये मैग्नेस वाली जो शब्द जो है कहाँ से है, यूनान से आई है। ठीक है, ध्यान में रखिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी आपका, सर। ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ये गलेरिया की कहानी, ये आपने 7 क्लास में ये कहानी पढ़ रखी होगी। ठीक है, 7 या 8 क्लास से अगर आपने सही से अगर एनसीईआरटी पढ़ा होगा, चाहे पहले तो बीटीसी की किताब चलती थी, हम लोग तो बीटीसी पढ़े हुए हैं, तो उसमें भी ये कहानी मतलब दी हुई थी। गलेरिया दौरा दौरा भाग के जाता है, वहां पे भूत है, क्योंकि उसने मेरे लाठी को मतलब क्या किया है, अपने तरफ खींच लिया है। ठीक है, बाद में राजा जब खोज करता है तो पता चलता है मतलब ये जो मैग्नस, उसका नाम मैग्नस रहता है। ठीक है, वो नाम क्या रहता है उसका, मैग्नस रहता है। मैग्नस के नाम पे इसका नाम क्या पड़ता है, मैग्नेटाइट पड़ता है। अब मैग्नेटाइट क्या है, तो आपका एक प्राकृतिक चुंबक है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में जी सर। रखना है। चलिए, उसके बाद चलेंगे तीसरा नंबर प्रश्न, देखिए। ठीक है, क्या है तीसरा नंबर, प्रत्येक चुंबक के उत्तरी तथा दक्षिणी 2 ध्रुव होते हैं। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चुंबक को गर्म करने, चोट करने पे, ऊंचाई से गिराने पे चुंबक अपना गुण खो देते हैं। बिल्कुल, चुंबक को गर्म अगर करेंगे नहीं तो चुंबक अपना क्या होगा, गुण को मतलब क्या करेंगे, खो देंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, सफलतापूर्वक लटकाने पे बात करेंगे तो चुंबक सदैव उत्तर तथा दक्षिण दिशा में आकर मतलब क्या होता है, रुकता है। हाँ, उत्तर दिशा, नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, कृत्रिम चुंबक एक ही आकार के बनाए जाते हैं। तो बताइए, 1 2 3 तो सही लग रहा है, 4 नंबर स्टेटमेंट सही है कि नहीं, सो बताइए। बताइए, 4 नंबर सही कथन है सही सर। है। और बना सकते हैं, सही है जी सर। स्क्वायर राउंड। स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, कृत्रिम चुंबक एक ही प्रकार के नहीं बन, देखिए बिल्कुल ठीक नहीं, है। विभिन्न आकार बाकी के बन 1 2 सकते 3, हैं जी। हाँ, विभिन्न आकार के बन सकते हैं। सोल्यूशन इसका पढ़ते रहा हूं। प्रत्येक चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी तथा दक्षिणी होते हैं। चुंबक को गर्म करने, उस पर चोट तथा ऊंचाई से गिराने पे उसके चुंबकीय गुण मतलब क्या हो जाता है, नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, यदि किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए तो सदैव उसका एक सिरा उत्तर तो दूसरा सिरा मतलब क्या होगा, दक्षिण की ओर आकर रुकता है। इसीलिए इसे उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव भी कहा जाता है। ठीक है, दक्षिण को ध्रुव मतलब उत्तर ध्रुव के नाम से जानते हैं। कृत्रिम चुंबक विभिन्न आकारों का बनाया जा सकता है, न कि मतलब एक ही आकार के बनाए जा सकते हैं। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सर करंट अफेयर आगे भी आते लगे हैं। सर, मेरे को आता नहीं समझे, क्या बोले। करंट अफेयर का लगे सर, बहुत जी ज्यादा रोल सर। मॉडल होगा इसमें। करेंट अफेयर्स, करंट अफेयर भी करवाइए सर। हाँ, करंट अफेयर्स भी करवाएंगे, लेकिन वो सुबह के समय में होती है, रात के समय में नहीं थे। रात में साइंस और हिस्ट्री चल रहा है अभी, 69 बीपीएससी को देखते हुए सभी लोगों का एग्जाम है। मॉर्निंग के समय में आइए, उस समय करंट होती है, बहुत ज्यादा करंट होती है। बिहार भी चल रहा है, नेशनल भी चल रहा है। ठीक है, सवेरे के समय में 8:30 बजे ओके से, सर, ओके ओके। रात में साइंस और हिस्ट्री। ठीक है, पीडीएफ कहाँ चलिए। मिलेगा सर, क्या, पीडीएफ। और इसका पीडीएफ होमवर्क ग्रुप में नहीं डाला गया, लेकिन डाल दूंगा। ठीक है, चलिए, यहाँ पे तो दिख ही रहा है ना, इतना अच्छा से एचडी में दिखा रहा हूँ, तो बताइए। मेरे पास भेज दीजिएगा प्लीज, होमवर्क ग्रुप किसी में के मिलता ही पास नहीं इतना भेजूंगा नहीं, ठीक है, होमवर्क ग्रुप में भेज दूंगा, पर्सनली किसी को नहीं। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से विचार करना है। ठीक है, वाष्पन, वाष्पोत्सर्जन और संघनन। ठीक है, उपयुक्त में से किन कारणों से, ठीक है, बर्फ युक्त जल से भरे गिलास के बाहरी सतह पर जल की छोटी बिंदु एकत्रित होगी, बताइए। संघनन सर। संघनन और ये 2 काम करेगा, बाष्पोत्सर्जन और संघनन। हाँ, ठीक है, 2 और 3 बिल्कुल ठीक है, केवल 3 काम पढ़ दे करेगा। सर ठीक है, जी क्या आगे। करें, केवल सर। संघनन। 1 मिनट, हाँ 1 मिनट, ये जल वाला करवा देता हूँ, आगे से करवाना। ठीक है, ठीक निम्नलिखित है। पे विचार करने हैं। ठीक है, निम्नलिखित पे से विचार करने हैं। ठीक है, उपयुक्त में से किन कारणों से बर्फ युक्त जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर, ठीक है, जल की छोटे बिंदु एकत्रित हो जाते हैं, संघनन के कारण। किसके कारण, संघनन के कारण। ठीक है, इसको आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, सोल्यूशन इसका देखिए, क्या व्याख्या देखिए। तो जल वाष्प में द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं।
ठीक है, जिसको इंग्लिश में कंडेंसेशन कहते हैं। बर्फ युक्त जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की छोटी बूंदें संघनन के कारण एकत्र हो जाती है। वायु में जल वाष्प उपस्थित होते हैं। जब वायु किसी ठंडे पृष्ठ के संपर्क में आती है तो इसमें उपस्थित जल वाष्प ठंडा होकर संघनित हो जाता है तथा जल की बूंदें पृष्ठ पर दिखाई पड़ती है। ठीक है, वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन दोनों से जल द्रव से वाष्प अवस्था में क्या होता है, बदलता है। ठीक है, इसको आपको क्या रखना है, ध्यान में रखिएगा इसको। ठीक है, आप चलेंगे, ये प्रश्न देखिए, बहुत सुंदर प्रश्न है। जल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। ठीक है, जल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। ठीक है, वायु में जल वाष्पन तथा संघनन के परिक्रमों द्वारा प्रवेश करता है। ठीक है, जल को पृथ्वी के पृष्ठ पर पुनः वापस लाने पर, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन प्रक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वायु में, ठीक है, वायु में, ठीक है, प्रविष्ट जल से बादल बनते हैं और वर्षा, ओले तथा हिम के रूप में पुनः जल पृथ्वी पर वापस आ जाते हैं। बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला स्टेटमेंट फिर से सुनिएगा, बहुत सुंदर है। वायु में जल वाष्पन और संघनन प्रक्रमों के द्वारा प्रवेश करता है, तो सही तो है, कोई दिक्कत नहीं है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट की बात करेंगे तो दूसरा स्टेटमेंट है, जल को पृथ्वी के पृष्ठ पर पुनः वापस लाने में वाष्पोत्सर्जन प्रक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह भी सही है। रिसाइकलिंग, वो सॉरी क्या बोलते हैं उसको, वाष्पोत्सर्जन से मतलब फिर दोबारा आता है पुनः चक्रण के कारण। आप देखेंगे वायु में प्रविष्ट जल से बादल बनते हैं, वर्षा, ओले तथा हिम के रूप में जल पुनः मतलब धरती पर वापस आ जाता है। बोला कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा कथन सही है, तो केवल 3 कथन सही लिया है। ठीक है, रीजन क्या है 3 कथन, तो पहला का गलत दिया, क्यों लिया है, वायु में जल वाष्पन तथा संघनन के प्रक्रम है। वायु में जल वाष्पन तो सही, संघनन नहीं होगा क्या, एक का 2 कथन गलत है, क्योंकि वायु में जल वाष्पन तथा चालन विधि द्वारा अवतरण होता है, संघनन नहीं होगा। ठीक है, चलिए, चालन विधि द्वारा होता है। चालन तो इसमें थोड़ी ना होगा, चालन तो ठोस में होता है ना, वायु में चालन विधि इसमें नहीं होगा, बर्तन गर्म होता है नहीं, ठीक, हाँ वो अलग। अरे इसमें बर्तन इसमें। चलिए, प्रकृति में जल चक्र के लिए वायु में जल वाष्प का उपस्थित होना अनिवार्य है। जल को पृथ्वी पर पुनः वापस आने के लिए संघनन प्रक्रम महत्वपूर्ण होता है, जबकि वाष्पोत्सर्जन से जल वायु में जाता है। ठीक है, तो जल वायु में जाता है, ये उल्टा कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा, वाष्पोत्सर्जन ऊपर ही हो जाएगा। ठीक है, वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन ऊपर में, या संघनन जो आएगा से नीचे आएगा। ठीक है, मतलब इसमें आएगा। ठीक है, जल को पृथ्वी पे वापस लाने में। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। वायु में प्रविष्ट जल वाष्प के रूप में होता है, जिसे बादल बनते हैं। ये जल वर्षा, ओले तथा हिम के रूप में पुनः धरती पे वापस आ जाते हैं। अंतिम चरण में ये जल नदियां, झरनों में होता पुनः महासागरों में जाता है। इस प्रकार जल चक्र मतलब क्या होता, पूर्ण होता है। इसलिए पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा समान ही रहती है। ठीक है, मतलब चेंज नहीं होता है। ठीक है, चलिए पढ़िए यहाँ से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 ना, निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। पहला कथन है, वर्षा का जल एकत्र करने को वर्षा जल संग्रह कहा जाता है। दूसरा है, समुद्रों और महासागरों के जल में बहुत से लवण घुले होते हैं, जिससे जल खारा होता है तथा पीने योग्य नहीं होता। दोनों कथन सही नहीं है। पूछ रहा है इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, तो बताइए कौन सा कथन सही नहीं है। इनमें से कोई नहीं, लेकिन सर जी दोनों कथन सही है, मुझे तो यही लग रहा है कि दोनों कथन तो सही बोला है। सत्य नहीं है, कुछ गलती है नहीं है तो में। अच्छा, हाँ, इसमें कुछ गलत गलती लिया। ठीक है, वर्षा का जल एकत्र करने को वर्षा जल संग्रहण तो सही तो है। समुद्रों और महासागरों में जल बहुत से लवण घुले होते, जिनके कारण जल खरा होता, पीने योग्य नहीं होता। दोनों का दोनों स्टेटमेंट सही है। सॉल्यूशन पढ़ लीजिए, दोनों सही है। दोनों कथन सही है। वर्षा के जल को एकत्र करना ही वर्षा जल संग्रह कहलाता है। समुद्रों और महासागरों में लवण की उपस्थिति के कारण जल खारा होता है, इसलिए यह पीने योग्य नहीं होता है। गलती कहाँ हो रहा है, टाइपिंग में कुछ मिस्टेक हो गया। टाइपिंग में मिस्टेक है, बाकी हम लोग टाइपिंग में मिस्टेक है। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, तो क्या है 4 नंबर। राइम ऑफ द एनिशिएट मैरिनर कविता के रचयिता कौन है? किसने लिखा है राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर? हाँ, ये एस.टी. कोलरिज का है, एस.टी. कोलरिज का, याद रखिएगा इसको। एस.टी. कोलरिज द्वारा 1798 में लिखी गई कविता राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, इस कविता में
कवि ने महासागर में भटके किसी जहाज के नाविक की करुण गाथा का उल्लेख किया है। इस कविता की एक पंक्ति है, हर जगह जल ही जल, पीने के लिए कोई बूंद नहीं। हाँ है, ये क्लास 8 पढ़िएगा तो बिल्कुल। तो इसका नाम मतलब याद कहने का रखिएगा। मतलब आप समुद्र में आप रहते हुए भी, ठीक है, प्यासे मर सकते हैं, हाँ, क्योंकि समुद्र पर का पानी को आप पी नहीं सकते, ठीक है, ध्यान खारा में होता रखेंगे। है। हाँ, राइम ऑफ द एनशिएंट मैरिनर, एस.टी. एस.टी. कोलरिज। कोलरिज की किताब है, ठीक है, ध्यान ठीक में है, रखिएगा, आते हैं, ठीक है। खत्म हो गया। आते हैं चैप्टर नंबर 15 पे, हमारे चारों ओर वायु। अब वायु के बारे में, वायु अनेक गैसों का मिश्रण है। इस मिश्रण के मुख्य अवयवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। पहला कथन है, वायु में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिलकर वायु का 99% भाग बनाता है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। दूसरा कथन है, ठीक है। शेष 1% भाग में कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ अन्य गैसें, जलवाष्प तथा धूलकण होते हैं। बताइए आप लोग कौन कौन सा सही है। तो 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, ठीक है, तो ये तो 99% तो हो ही गया बना आपका, दिया। ठीक है, हाँ, 90% हो गया, ठीक है। बाकी शेष अन्य 1% गैस में और सारे के सारे जलवाष्प। गैस है, ये सारे के सारे ठीक स्टेटमेंट है, है। ये यहाँ से प्रश्न पूछ देगा, जैसे नाइट्रोजन का परसेंट तो हम लोग को पता है, ठीक है। ऑक्सीजन का होता है 20.95, पूरा पूरा का डाटा पूछेगा तो, ठीक है। नाइट्रोजन को होता है 78.09, जबकि 1% में सबसे अधिक ऑर्गेन होता है। 1% में सबसे अधिक क्या होता है, ऑर्गेन होता है। ऑर्गेन ऑर्गन। कितना होता है, तो 0.93%, ठीक है। आजकल कार्बन डाइऑक्साइड भी पूछने लगा से कितना परसेंट होता है, ठीक है, ये गलत दिया हुआ है सर जी, 0.04%, थ्री नहीं होता है ना, 0.03 ही होता है, ये गलत ले लिया ठीक है। है। हाँ, 0.03 हो सकता है, एनसीईआरटी में कहीं 0.04 लिखा हो। नहीं चैप्टर पढ़ा हुआ है मेरा, 0.03 ही है। वहाँ वही देखिए तो ना हमको भी चैप्टर में लगा, भी। 0.03। 0.03, ठीक है, ये तो ठीक है। 0.93 हाँ, प्रतिशत ऑर्गेन। चलिए। इस मिश्रण से बनी वायु, इस मिश्रण से क्या है सर जी, कहाँ गया। इस मिश्रण से बनी वायु से वायुमंडल कहते हैं, वही होगा। हाँ, इस चलिए मिश्रण से बनी आगे। वायु जो परत पृथ्वी को घेरे हुए वस्तु में वायुमंडल कहते हैं, ठीक ठीक है। है, आप चलिए चैप्टर 2 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, गतिशील वायु को पवन कहते हैं, ठीक है। ठीक है, दूसरा कोई कथन दिक्कत है, नहीं। वायु स्थान नहीं घेरती है, ये गलत है, वायु स्थान घेरता है, ठीक है। तीसरा कथन है, वायु की यह परत जो पृथ्वी को घेरे हुए है उसे वायुमंडल कहते हैं। चौथा है कि वायु प्रत्येक स्थान पर मिलती है, इसे देख सकते हैं, वायु को हम देखिए, देख सकते हैं। नहीं देख सकते हम लोग, हमारी इतनी औकात नहीं से वायु को हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। वायु स्थान घेरती, इसका ये काम हम लोग बचपन में करते थे, ठीक है। बचपन में क्या करते थे, हमारे घर में मग्गा वगैरह जो होता था उसको सीधे जाकर पानी में डालते थे, ठीक है। तो पानी में पहले हाँ, तो मतलब फोर्स करता था, जाता नहीं था, और थोड़ा सा उसका टेढ़ा करते थे, जाता था, उसमें से क्या निकलता था, बुलबुला निकलता था, जिससे पता चलता था मग्गा जो खाली जो होती थी उसमें क्या है, पहले से वायु है, ठीक है। वायु में वेट होता था, इसके लिए हम लोग क्या करें, बैलून के वेट को कवर करके बचपन में सिखाया जाता है। खाली बैलून, एक बैलून में हवा भर के देखते थे तो एक हवा वाला झुक जाता था, तो इससे पता चलता था वायु में वेट भी होता है, वायु मतलब क्या होती है, स्थान भी घेरती है, ठीक है। गतिशील वायु को पवन कहते हैं, ये सही है, पवन देवता से याद रखेगा। वायु स्थान नहीं घेरती, ये गलत है। वायु की परत, वायु की वह परत जो पृथ्वी को घेरे हुए उसको वायुमंडल कहते हैं, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। वायु प्रत्येक स्थान पर मिलती है और इसे देख सकते थे, प्रत्येक स्थान पे तो नहीं मिलती, ये भी निर्वात वगैरह में वायु होता है, नहीं, निर्वात तो नहीं होता है, वही ठीक है, तो हुआ ये भी ना कि गलत जहाँ है, वायु भी उपस्थित ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, और इसे देख भी नहीं सकते, ठीक है। तो 2 और 4 गलत हो जाएंगे, बाकी सारे के सारे स्टेटमेंट क्या है, इसके सही है, ठीक है, इसे सही याद है, रखें। चलिए सॉल्यूशन पढ़ दीजिए। ठीक है। गतिशील वायु को पवन कहते हैं, वायु स्थान घेरती है तथा वायु प्रत्येक स्थान पर मिलती है लेकिन इसे देखा नहीं जा सकता। वायु की परत जो पृथ्वी को घेरे हुए है उसे वायुमंडल कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन को ठीक है। देखते हैं। कथन 1 है, जलीय प्राणी श्वसन के लिए जल में घुली वायु का उपयोग करते हैं। कथन 8 है, वायु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प तथा कुछ अन्य गैसों का मिश्रण है। तो बताइए कि कौन सा कथन स्पष्टीकरण है या नहीं है। तो ये स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, दोनों कथन सही है, ठीक है, क्योंकि ऊपर का जो कथन है वो जलीय प्राणी के बारे में बता रहा है कि वो जल में घुली वायु का उपयोग
जो है श्वसन के लिए करते हैं, लेकिन स्पष्टीकरण जो बता रहा है वो वायु के कंपोनेंट्स को बता रहा है, ठीक है ना, क्योंकि किस किस से मिलकर बना हुआ है, तो उसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, आगे क्वेश्चन। ठीक सर जी आंसर। है, 1 मिनट। आपका ये सही है, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन पढ़ दीजिए। इसका पढ़ देते हैं। जलीय प्राणी श्वसन के लिए जल में घुली वायु का उपयोग करते हैं। वायु में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प तथा कुछ अन्य गैसों का मिश्रण पाया जाता है। तो कथन दोनों सही है, लेकिन दूसरा वाला जो है पहले वाला की व्याख्या नहीं कर रहा है। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु का घटक जलने में सहायक है? तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा? बिना ऑक्सीजन की सहायता से हम जला ही नहीं सकते। बचपन में हम लोग क्या कर मोमबत्ती जलाते थे, उसको ऊपर से किसी चीज से ढक देते थे, क्या होता था? मोमबत्ती बुझ जाता था। क्या नहीं मिलता था? उसको ऑक्सीजन नहीं मिलता था, ठीक है। चलिए, तो बिना ऑक्सीजन के आप कुछ जला नहीं सकते, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए इसका सोल्यूशन जलने की क्रिया को केवल ऑक्सीजन के उपस्थिति में ही संभव है। प्राकृतिक में जल चक्र के लिए वायु में जलवाष्प की उपस्थिति होना अनिवार्य है। पादप एवं जंतु श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। नाइट्रोजन शायद वो गैस है ना वायुमंडल में उपस्थित जो नहीं जलता है। नाइट्रोजन में आग नहीं पकड़ता है ना? हाँ, नहीं बता सकता, हो सकता यही बड़े थे कोई, अगर ठीक है देख लेंगे। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अच्छा, चैप्टर खत्म हो गया। 16 नंबर चैप्टर आपके सामने, कचरा संग्रहण और निपटान, ठीक है। तो पहला है, वर्मी कंपोस्टिंग अथवा कृमि कंपोस्टिंग में लाल केचुए का प्रयोग होता है। इन लाल केचुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। पहला कथन है, लाल केचुए के दांत नहीं होते, भोजन के लिए गिजर्ड की सहायता से पीसते हैं, ठीक है। भोजन के लिए गिजर्ड नाम का एक अंग उपस्थित होता है। दूसरा है, अंडे के छिलके में अथवा समुद्री शंख या सीपी का चूड़ा भोजन को पीसने में केचुए की सहायता करता है। कौन कौन सा कथन सही है? ये भी सही है, दोनों सही है। दोनों सही है। ऑप्शन को फिर से रिपीट कीजिए। पहला है कि लाल केचुए के दांत नहीं होते, भोजन को गिजर्ड की सहायता से पीसते हैं। तो दांत के जगह पे लाल केचुए में क्या पाया जाएगा? तो गिजर्ड पाया जाएगा, जिससे कि वो भोजन को पीसने। हाँ, बीपीएससी ऐसा ही प्रश्न पूछता है, ऐसा ही पूछता है, बिल्कुल इसको ध्यान में रखिएगा। अंडे के छिलके अथवा समुद्री शंख या सीपी का चूड़ा भोजन को पीसने में केचुए की सहायता करता है। यानी ये 3 पदार्थ जो आपको दे रहे हैं ना, ये सहायता करेगा केचुओं को भोजन को पीसने में, ठीक है। और सब में क्या हो जाएगा? कार्बोनेट हो जाएगा। ये भी ध्यान में, अंडे का छिलका, समुद्री शंख और सीपी, तीनों। आगे व्याख्या देख लीजिए। केचुए किसानों के मित्र कहे जाते हैं। लाल केचुओं के सहायता से कंपोस्ट बनने की इस विधि को वर्मी कंपोस्ट या कृमि कंपोस्ट, मतलब वर्मी के द्वारा बना हुआ। लाल केचुए के दांत नहीं होते, इसमें एक विशेष संरचना होती है जिसे गिजर्ड कहते हैं, जो भोजन को पीसने में इनकी सहायता करते हैं। अंडों के छिलके अथवा समुद्री शंख या सीपी का चूड़ा, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आहार के साथ मिलाने पर यह भोजन को पीसने में केचुओं की सहायता करते हैं। लाल केचुआ बहुत गर्म अथवा ठंडे वातावरण में जीवित नहीं रह सकते, यानी कि ज्यादा हॉट और ज्यादा कोल्ड जगहों पे आपको नहीं मिलेंगे। सामान्य मौसम चाहिए इनके लिए। इन्हें अपने आसपास नमी की आवश्यकता होती है, तो नमी वाला वातावरण में मिलेंगे, और बहुत अधिक ठंडे जगहों पे नहीं मिलेंगे और बहुत ज्यादा गर्म जगहों पे नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर फिर से विचार कीजिए। पहला है, कागज का पुनः चक्रण संभव है तथा पुनः चक्रण से उपयोगी चीजें बनाई जा सकती हैं। यही पहले बता दीजिए, पहला वाला सही है या नहीं? सही है मैम। दूसरा है, कंपोस्टिंग द्वारा प्लास्टिक को कम हानिकारक पदार्थों में परिवर्तन करना संभव नहीं है। बताइए ये सही है या गलत? गलत है। कंपोस्टिंग द्वारा प्लास्टिक को कम हानिकारक पदार्थों में परिवर्तन करना संभव नहीं है, ठीक है। पौधे और जंतु अवशिष्ट को खाद में, सही है। तो
अच्छा, पौधे एवं जंतु अवशिष्ट को खाद में पौधे एवं जंतु अवशिष्टों को खाद में परिवर्तित किया जा सकता है, तो ये किया जा सकता है, ठीक है, ये सही है। ये भी सही दूसरा है। वाला पे थोड़ा हमको भी डाउट है। चौथा है सभी प्रकार के प्लास्टिक गर्म करने पर अथवा जलाने पर हानिकारक गैस छोड़ते हैं, तो ये भी सही ये है, भी सही दूसरा है। वाला ही हाँ, गलत छोटे है। हैं। दूसरा वाला गलत है। आइए देखते हैं क्या है। देखिए फिर क्या ऑप्शन पूछा है। 7 कहता है कि सरल या उपयुक्त में सही। से कौन सर दूसरा वाला सही है। अच्छा चलिए पढ़ फिर लेते से हैं। पढ़िए दूसरा वाला स्टेटमेंट, फिर से पढ़िए। कहाँ दिख रहा है, स्क्रीन दिखेगा तो ना पढ़िए। हाँ, कंपोस्टिंग द्वारा प्लास्टिक को कम हानिकारक पदार्थों में परिवर्तित करना अच्छा सही तो बोल नहीं रहा कर है कि सकते हैं खाद, प्लास्टिक हाँ का खाद्य पदार्थ के द्वारा हाँ हम प्लास्टिक को कम हानिकारक थोड़ी बना सकते हैं, वो तो वैसे ही रहेगा, नहीं कर खाद का सकते। कोई असर नहीं वही होगा तो। उसमें। हाँ तब तीनों प्लास्टिक का तो सही है। पहले आप कंपोस्ट तो कर ही नहीं सकते हैं ना, प्लास्टिक को बिल्कुल। कंपोस्टिंग कैसे करेंगे? ये तो वातावरण में मिलता तब ही नहीं है ना। पहली बात सर, अगर प्लास्टिक जी का सर। कंपोस्ट बन जाता तो फिर प्लास्टिक इतनी बड़ी समस्या हमारे लिए होती ही नहीं आज होती के ही नहीं, टाइम पे। बिल्कुल। हाँ ठीक है। कंपोस्ट बना लेते हम उनका, फिर क्या समस्या होता। चलिए व्याख्या देखते जी। हैं। कागज का पुनर्चक्रण संभव है तथा इससे उपयोगी चीजें बनाई जा सकती है। प्लास्टिक की कंपोस्टिंग नहीं की जा सकती, जबकि पौधे एवं जंतु अवशिष्टों की कंपोस्टिंग उसे खाद्य पदार्थ बनाए जा सकते हैं। प्लास्टिक को गर्म करने पर जलाने पर हानिकारक गैसें निकलती हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से प्लास्टिक के दुरुपयोग के कौन कौन से दुष्परिणाम होते हैं, ठीक है, दुरुपयोग के आगे है। पहला ऑप्शन है खाद्य पदार्थों का हानिकारक तथा कैंसर कारक होना। दूसरा है पशुओं की मृत्यु का कारण। और तीसरा है शहरों में जल भराव एवं बाढ़। तीनों सही होना चाहिए। सारे है, ठीक तीनों है। सही हाँ, ये तीनों शहर वगैरह सही में है। नाली वगैरह में सही मिल है। जाता है, उसका नाली से पानी ही पास नहीं होता, इस वजह से पूरा नाली जाम होने के बाद शहरों में जल जमाव होता है, ठीक है। ठीक है सर। व्याख्या देखते हैं। प्लास्टिक की थैलियों में पैक किए भोजन को खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। भोजन होना चाहिए, वो थोड़ा टाइपिंग में हो जाता है गंदगी के कारण, ठीक है। दूसरा है सभी प्रकार के प्लास्टिक गर्म करने अथवा जलाने पर हानिकारक गैस छोड़ते हैं। ये चीजें बहुत सी स्वास्थ्य समस्याएं, जिसमें मानव कैंसर भी सम्मिलित है, उत्पन्न करती हैं। तीसरा है प्लास्टिक थैलियों में पैक कूड़े को जानवर भोजन की लालच में थैली सहित निगल जाते हैं, जिससे जानवर की मौत होती है। शहरी क्षेत्रों में गाय वगैरह में ज्यादा देखने के लिए मिलता है। प्लास्टिक की थैलियों से शहर के नाले और सीवर बंद हो जाते हैं, जो शहरों में बाढ़ एवं जलभराव का महत्वपूर्ण कारक बनता है। हो गया। और भी क्वेश्चन है इस चैप्टर से क्या? चलिए, तो इस नहीं, तरीके से आपका क्लास क्लास 8 हमारा 8 है। क्या होता है, समाप्त होता है, ठीक है। सर जी, आप क्लास 8 का करवा रहे थे? वही तो बोल रहे हैं। ये क्लास 6 का होगा ना सर? वो तो